अपने शॉर्ट नोटिस में यहाँ पे आने की ज़हमत उठाई। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए। पहले कुछ बातें हैं जिनको यहाँ पे मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। आज 13 अप्रैल है और वाइस रॉय शायद यहाँ पे 1 अप्रैल का जोक 13 अप्रैल को सुनाना चाहते हैं। 1 अप्रैल का जो वेस्टर्न वर्ल्ड में मारूफ है कि अप्रैल्स फूल बनाया जाता है, वही कोशिश यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो दिल्ली से कंट्रोल होती है कोशिश कर रही है कि 13 अप्रैल को उस तरह का जोक बनाया जाए। मैं भी उनके इस इक़दाम के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, जिसके हवाले से कल से हवा बनाने की कोशिश की जा रही है कि एक बहुत बड़ा लैंड स्कैम हुआ है और जिस लैंड स्कैम में मैं शामिल हूँ, मैंने कोई इसमें स्कैम किया हुआ है। और बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे लोगों ने सवाल किए इस हवाले से कि ये किस किस्म का स्कैम है, ये मसला क्या है, ये जो केस बनाया गया है, इसके हवाले से सवाल पूछे। मैं आप दोस्तों के ज़रिए उन लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि मेरी ज़िम्मेदारी बनती है लोगों के तय, वरना इस केस में ना कोई जान है, ना कोई सच्चाई है, ना हकीकत है, ना मेरा कोई लेना देना है, ना मेरी कोई एक्टिव या पैसिव पार्टिसिपेशन है। मगर जो लोग हैं जिनका एक ट्रस्ट का रिश्ता बना है और उस ट्रस्ट के हवाले से, उस एतमाद के हवाले से मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि लोगों के जहनों में अगर कुछ सवाल है उन सवालों को क्लियर किया जाए। और जैसे उनके लिए कल, लोगों के लिए कल सरप्राइजिंग था या शॉकिंग था, उतना ही सरप्राइजिंग मेरे लिए भी था। ये लैंड स्कैम के बारे में जो चार्जशीट बनाया गया है, चार्जशीट जब बनाया गया और चार्जशीट जब दाखिल किया गया उसी दिन मुझे भी पता चला। उससे पहले ना कोई प्रायर नोटिस, ना इस हवाले से ACB की तरफ से नोटिस या कोई कम्युनिकेशन, मुझसे कोई ओपिनियन मांगी गई होती या सवाल ही पूछे होते या क्वेश्चनिंग ही हुई होती। ना ACB के हवाले से, ना पुलिस के हवाले से, ना एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से इन 20 सालों में कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई अप्रोच नहीं या कोई क्वेश्चनिंग नहीं। मुझे भी तभी पता चला जब आप लोगों को पता चला, और ये क्राइम है मुझे भी तब पता चला जब आप लोगों को पता चला कि बताया गया है कि क्राइम किया हुआ है। तो 20 साल के दौरान अगर इतना बड़ा क्राइम किया है तो 20 साल के दौरान ये एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ थी या ACB कहाँ था, पुलिस कहाँ थी, जिनको इस बारे में मुझे या तो पुलिस स्टेशन बुलाना चाहिए था या ACB के हेडक्वार्टर पे बुलाना चाहिए था, कहीं पे क्वेश्चनिंग हुई होनी चाहिए थी, लीगल नोटिस मिली हुई होनी चाहिए थी। चार्जशीट से पहले ना कोई लीगल नोटिस मिली है, ना कुछ है, क्योंकि मेरे दिमाग में भी ना कोई ऐसी बात थी। 20 साल पहले यहाँ बिमना में लैंड एक्विजिशन की गवर्नमेंट ने, और उस जगह का नाम है दुर्बल। उस जहाँ पे ये लैंड एक्विजिशन हुई वो डल डेवलपर्स की रिहैबिलिटेशन के लिए वहाँ पे कॉलोनी बनाई गई। और ये शायद इक़दाम 2000 की दहाई में पहले सालों में उठाया गया। 2002 के बाद ये इक़दाम उठाया गया और डेवलपर्स की उनके रिहैबिलिटेशन के लिए कॉलोनी बनाई गई। और वहाँ पे जो जिनके कब्ज़े में, पोजीशन में वो ज़मीन थी, वो रख थी, वो डल के बिमना के भी लोग हैं, दरगुन के भी लोग हैं, दंदूसा है, वहाँ के भी लोग हैं, दुर्बल के लोग हैं, जिनके पोजीशन में वहाँ पे वो ज़मीन थी, और उनको कंपनसेट किया गया। उसी ज़मीन में मेरी फैमिली का भी वहाँ पे ज़मीन है। अब उस फैमिली में जिस पर्सनैलिटी का नाम है वो मेरे दादा मरहूम है, आगा साहब मरहूम है, जिनकी वो ज़मीन थी। जैसे दूसरे लोगों की वहाँ पे ज़मीनें थी, उनकी भी ज़मीन थी। और जैसे दूसरे लोगों को भी कंपनसेट किया गया, आगा साहब के नाम पे जो ज़मीन है उनके वारिसों को भी कंपनसेट किया गया। अब मैं उस लाइन में तीसरे नंबर पे हूँ या तीसरे लेवल पे आता हूँ। मैं डायरेक्ट बेनिफिशरी नहीं हूँ इन द सेंस कि मेरी ज़मीन हो, मेरी खरीदी हुई हो। इट्स एन इनहेरिटेड लैंड, मोरूसी ज़मीन है। उस लाइन में तीसरे नंबर पे हूँ। ज़मीन आगा साहब मरहूम की है, फिर वो ट्रांसफ़र होती है उनके बच्चों में, जिन बच्चों में मेरे वालिद साहब शहीद आगा साहब मेहदी साहब हैं, वो बाकी भाइयों में से वो भी एक भाई है। तो उनकी ज़मीन जो उन्होंने अपने बाप से इनहेरिट की,
میں نے ان سے انہیریٹ کی اور میرے جو سبلنگس ہیں انہوں نے ان سے انہیریٹ کی. تو جیسے سب کو کمپنسیٹ کیا گیا اسی طرح سے گورنمنٹ نے اس لینڈ ہولڈر کو یا اس لینڈ اونر کو جو میرے دادا مرحوم ہیں ان کو بھی کمپنسیٹ کیا, جو اس دنیا سے گزر چکے تھے, یعنی ان کے وارثوں کو کمپنسیٹ کیا. تب بیمنا والوں نے بھی, دوربل والوں نے بھی اور دندوسا درگن والوں نے بھی ایک پروٹیسٹ کیا کہ جو زمین کمپنسیٹ ہو رہی ہے, جو پیسہ دیا جا رہا ہے, معاوضہ دیا جا رہا ہے, وہ صرف اتنی ہی زمین کی کا معاوضہ دیا جا رہا ہے جتنا رجسٹر ہے وہاں پہ, جبکہ زمینداروں کے پاس پوزیشن میں اس سے زیادہ زمین ہے اور وہ کاشت کرتے ہیں, اور اس زمین کی لیوی لی جاتی تھی لوگوں سے, کاشت کی جاتی تھی, کاشت کے اگینسٹ, ایگریکلچر ایکٹیویٹی کے اگینسٹ گورنمنٹ ان سے لیوی لیتی تھی, اور یہ زمین وہی تھی, لیوی کے اگینسٹ ان کو وہاں پہ کاشت کرنے کی اجازت ہوتی تھی. اور وہ ایگریکلچر ایکٹیویٹی کے اگینسٹ جو لیوی دیتے تھے زمینداروں نے, لیوی جتنے زمین کی دی تھی وہ پوزیشن سے کم تھی, تو اسی حوالے سے انہوں نے پھر پروٹیسٹ کیا کہ ہمارے پوزیشن میں زیادہ زمین ہے تو ہمیں پوزیشن کے حوالے سے کمپنسیٹ کیا جائے. اور اس میں نہ میرا رول ہے, نہ میرے والد صاحب کا رول ہے, نہ میرے گرینڈ فادر کا رول ہے. تو گورنمنٹ نے وہ ڈیمانڈ ان کی سنی, اس پہ فیصلہ لیا کہ جتنا بھی پوزیشن میں ہے, سروے ہوا پھر سے کہ زمیندار کے پاس کتنی زمین پوزیشن میں ہے, ان زمینداروں کو وہ زمین کا کمپنسیشن دیا گیا. آپ نے کیمراز اٹھا کے جا سکتے ہیں, بینا میں بھی بینیفیشری ہے, دوربل, درگنڈ, اس سارے ایریا میں, دندوسا میں بینیفیشری ہے جنہوں نے پوزیشن کے حساب سے اپنی ڈیمانڈ کے مطابق پوزیشن کے حساب سے جتنے زمین پہ وہ ایگریکلچر ایکٹیویٹی کرتے تھے زمینوں کا کمپنسیشن لیا. جب وہ ایڈ ہوا تو شاید جو زمین, جو رقبہ میرے دادا مرحوم کے نام سے تھا, ان کو بھی پھر پوزیشن کے حوالے سے کمپنسیٹ کیا گیا ہے. اب اس سارے پروسیس میں کہیں پہ انوالو نہیں ہوں, ڈائریکٹلی میں کہیں پہ انوالو نہیں ہوں. ایز آئی سیڈ, یہ میری زمین نہیں ہے, یہ میراث ہے جو مجھ سے پہلے والی لیول, جو میرے گرینڈ فادر کے بچے ہیں, میرے چاچا ہے, میری پوفیا ہے, ان میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. انہی بھائیوں میں سے میرے والد صاحب کا جو حصہ ہے وہ ہم میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے, یعنی میرے والد صاحب کے جو بچے ہیں, ہم 3 سبلنگز, ہم میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. اور ہماری فیملی میں جہاں پہ جو رہتا ہے, جہاں پہ ہم نے گھر بنایا ہے, میرے دادا مرحوم کے بچوں نے جہاں پہ گھر بنائے ہیں, انکلوڈنگ مائی فادر, جہاں پہ میں یہاں پہ رہتا ہوں, جتنی بھی زمین تقسیم ہوئی ہے ابھی تک وہ صرف اتنی ہی ہوئی ہے جہاں پہ ہم نے گھر بنایا ہے. اس سے باہر جتنی بھی آغا صاحب مرحوم کی زمینیں تھی جو ان کے بچوں میں تقسیم ہونی چاہیے تھی, ابھی بھی تقسیم نہیں ہوئی ہے. وہ ان کے بڑے فرزند کے ہاتھ میں, وہ سارا انتظام اس کا کرنا, اس کی کمانڈ وغیرہ نظر گزر رکھنا, اس حوالے سے جتنے بھی نیگوسیشنز جہاں پہ ہوتی ہے, کہاں پہ نہیں ہوتی ہے, وہ سارا ان کے ہاتھ میں ہے. ہمارے ہاتھ میں صرف اتنی ہی زمینیں ہیں جہاں پہ ہم رہتے ہیں, جہاں پہ ہمارے مقام بنے ہوئے ہیں. اس سے باہر ہمارے دادا صاحب مرحوم کی جو زمینیں ہیں ان کا کسٹوڈین ابھی بھی ان کا بڑا فرزند ہے, میرے چاچا ہے. تو یہ نیگوسیشنز ان کے ساتھ ہوئی ہے, ان کے ذریعے ہوئی ہے, کیونکہ وہی کسٹوڈین تھے اور ابھی بھی ہے, باقی زمینوں کے کسٹوڈین وہی ہے. نہ نیگوسیشنز کے بارے میں ہمیں پتہ ہے, نہ زمین کے مقدار کے بارے میں ہمیں پتہ ہے. میں 3rd جنریشن سے ہوں, مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے, نہ زمین کے مقدار کے بارے میں, نہ زمین کی قیمتوں کے بارے میں, نہ زمین کے پوزیشن کے بارے میں, نہ زمین کی ایکٹیویٹی کے بارے میں. ہمارے یہاں ابھی بھی کنفیوژن ہے کہ کہاں پہ کون سی زمین ہے. تو جیسے ہر گھر میں ہوتا ہے, وہ ابھی ڈسٹریبیوشن ابھی پوری نہیں ہوئی ہے. تو اسی طریقے سے اس زمین کے بارے میں بھی ہمیں کسی کو کچھ نہ پتہ ہے, نہ معلوم ہے. جو بھی نیگوسیشن ہوئی ہے اس کسٹوڈین کے ذریعے, میرے دادا مرحوم کے سب سے بڑے بچے کے ذریعے, فرزند کے ذریعے, میرے انکل کے ذریعے ہوئی ہے. تو سننے میں یہ آیا, اور چونکہ میں اس دوران MLA بھی تھا تو نالج یہ ہے میرے پاس کہ کتنا کمپنسیٹ کیا گیا پر کنال, 40,000 روپے پر کنال کا کمپنسیشن کیا گیا. اور جو میرے والد میرے دادا مرحوم کی زمین تھی جو ان پوزیشن تھی, جس پہ ایگریکلچر ایکٹیویٹی ہوتی تھی, وہ 90 کنال کی تھی. اور چونکہ جو وہاں پہ کاشت کرتے تھے, چونکہ یہ خود کاشت نہیں کرتے تھے, انہوں نے کاشتکاروں کو زمین دی تھی, پھر ان کو اپنا حصہ دیتے تھے, پروڈیوس میں سے 50-50 ہوتا تھا. انہوں نے اپنے کاشت کے حساب سے زمین وہاں پہ رجسٹر کی تھی, پوزیشن شاید اس سے زیادہ تھا. تو جب سب کو پوزیشن کے حوالے سے ہی, پوزیشن کی بنیاد پہ ہی کمپنسیشن ملا,
वही कंपनसेशन आगा साहब को भी मिलना चाहिए था पोजीशन के हवाले से। और जबकि हकीकत ये है कि अगर 90 कनाल वहां पे जमीन थी, पोजीशन या जो कंपनसेशन मिला है वो सिर्फ 40 या 60 कनाल का मिला है, या 50 का, मुझे अभी भी क्लियर नहीं है। 90 कनाल, ये जो बाकी के 50 कनाल है, उनकी कंपनसेशन अभी भी नहीं मिली है। जो हम लैंड ओनर्स है वहां पे अभी भी नहीं मिली है, यानी पोजीशन से भी कम इस फैमिली को कंपनसेशन मिला है। और पर कनाल जो है वो 40,000 रुपए का कंपनसेशन मिला है, जो इस फैमिली को, आगा साहब को कंपनसेशन मिला है, जैसे कि हर किसी को मिला वहां पे। वो शायद 40,000 आप मल्टीप्लाई कीजिए इनटू 40 कनाल्स, उनका कंपनसेशन मिला है। उसको फिर फर्दर डिवाइड कीजिए आप 12 बच्चों में, तो उसमें मेरा हिस्सा, मेरे वालिद साहब का हिस्सा जो बनता है, उसको भी फर्दर फिर डिवाइड कीजिए इनटू 3। शायद मुझे उस वक्त याद है 20 साल पहले वो शायद चेक मिली हो 80,000 रुपए की, गवर्नमेंट से नहीं, क्योंकि मेरी कोई ना डील थी गवर्नमेंट के साथ, ना कोई नेगोशिएशन, ना मैं कोई एक्टिव पार्टिसिपेंट था इसमें। मैं बेनिफिशरी था जो लाइन ऑफ इनहेरिटेंस में जो बच्चों में तकसीम हुई, तो मेरा शेयर वही 80,000 का बना, मेरे सिबलिंग्स का अपना शेयर बना इनटू 2 आप कर दीजिए। वही है ये सबसे बड़ा स्कैम जिसको बताया जाता है कि करोड़ों का स्कैम किया गया है। शायद वो भी मुझे फैमिली के जरिए से, जो कस्टोडियन है उनके यहाँ से, उनके अकाउंट से पैसा आया 80,000 रुपए का, तो उस ज़माने में 20 साल पहले। इससे ज़्यादा ना मेरी इसमें कोई मुदाखलत है, ना कोई एक्टिविटी है, ना कोई नेगोशिएशन है, ना कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन है। अब इससे ज़्यादा अगर कुछ है तो मैं चाहता हूं कि न सिर्फ ACB बल्कि NIA भी लाइए, जल्द से जल्द इस पे इन्वेस्टिगेशन कीजिए, सख्त से सख्त इन्वेस्टिगेशन कीजिए। जिसने भी, जिन्होंने भी इसमें खुदा न खासा कोई करप्शन किया हो, उन ऑफिसर्स को भी, उन लोगों को भी, उन बेनिफिशरीज को भी अगर कोई करप्शन हुआ है, उनको आप मंजर आम पे लाइए, सख्ती से उनके खिलाफ काम कीजिए। और ये करोड़ों का, अरबों का जो ये स्कैम हुआ है, इसको मंजर आम पे लाइए, इसके एक एक डिटेल्स भी मंजर आम पे लाइए। तो ये थी उस हवाले से बात। मैं ये जो आप दोस्तों को पता ही है कि माहौल कैसा है पिछले सालों से, बिलखुसूस कुछ दिनों से माहौल यहाँ पे और ही ज़्यादा एग्रेसिव होता ही जा रहा है पूरे मुल्क में। बीजेपी का मुसलमानों के हवाले से वक्फ बिल हो या बुलडोज़र जस्टिस हो, और कश्मीर के हवाले से आपको पता ही है। मैं आपके ज़रिए उन लोगों तक सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे खामोश कराने का सिर्फ एक ही तरीका है, और इन जैसे बचगाना हथकड़ों से मैं तो खामोश होऊंगा नहीं। एक ही तरीका है, जम्मू कश्मीर के लोगों का हक जो है 370 वो वापस कीजिए। उस दिन के बाद मैं खामोश हो जाऊँगा। जो पूरे मुल्क में माइनॉरिटीज़ के साथ और मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही है, वो ज़्यादतियाँ ख़त्म कीजिए, बंद कीजिए। उस दिन के बाद मैं खामोश हो जाऊँगा। जम्मू कश्मीर की रियासत ने जिस बुनियाद पे एक्सेशन किया है इस मुल्क के साथ, और एक्सेशन की जिन शराइत को आपने तोड़ा, उन शराइत को बहाल कीजिए। इस रियासत की डिग्निटी को, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को बहाल कीजिए। हमारी ऑटोनॉमी है, हमारी जो डिग्निटी है वो बहाल कीजिए। उस दिन के बाद मैं खामोश हो जाऊंगा। मुस्लिम राइट्स का ख्याल रखिए, उस दिन के बाद मैं खामोश हो जाऊंगा। माइनॉरिटी राइट्स को खामोश कीजिए, उनको बहाल कीजिए। उस दिन के बाद मैं खामोश हो जाऊंगा। इस तरह की हरकतें, बचगाना हरकतें आप करोगे, इसका उल्टा असर पड़ेगा। और जिस दरगाह से मैं आता हूँ, मैं ये कहता चलूँ, वहाँ पे मुकावमत में, रेजिस्टेंस में तकलीफ़ें उठाना पिनकल होता है। वहाँ पे पिनकल है कि सर नेज़े पे चढ़ जाए। वहाँ पे इस दिन का इंतज़ार किया जाता है कि हक के लिए, सदाकत के लिए सर नेज़े पे भी चढ़ जाए। तो आप कुछ भी, ये तो मजाक है, आप कुछ भी इसके बाद भी बनाएं। मेरी ज़ात इन चीज़ों से खामोश हो नहीं सकती है, क्योंकि इस दरगाह में, जिस दरगाह से मैं सीख के आया हूँ, जिस दरगाह से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे सर उठना, नेज़े पे सर हक के लिए पिनकल है, उरूज है। और हम इंतज़ार कर रहे होते, हम तलाश कर रहे होते उस दिन का। तो अज़ियतों के लिए मैंने खुद को आमादा किया है। ये इस तरह की हरकतें जो है मुझे खामोश नहीं कर सकती है।
اسکیم کے بارے میں نے آپ کو کہا کہ یہ کس قسم کا اسکیم ہے. میں آپ سبھی سے گزارش کروں گا آپ بیمنا میں چلے جائیں. پوزیشن کے حوالے سے یہ کیبنٹ ڈیسیجن ہے, یہ گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہے, یہ کسی انڈیویجول کا ڈیسیجن نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہے کہ پوزیشن کے حوالے سے وہ جو رق کی زمین ہے وہاں پہ جو کاشت کر رہے تھے اس پہ ان کو پوزیشن کے حوالے سے پوزیشن کے مطابق پیسے دیے جائے. اسی حساب سے میری فیملی, میرے دادا مرحوم کی جو زمین تھی وہاں پہ میری نہیں تھی, اس فیملی کو بھی اپنا حصہ دیا گیا پوزیشن کے حساب سے, جس سے میرا حصہ 80,000 روپے کا بنتا تھا. اگر اسی 80,000 پہ ان کو لڑائی لڑنی ہے یا 1,00,000 روپے پہ ان کو لڑائی لڑنی ہے, میں لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہوں. آپ جا سکتے ہیں وہاں, سبھی سے پوچھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے, ہزاروں لوگوں نے, میرا خیال ہے 5,000 کنال جو ہے ایز پر پوزیشن ابھی تک وہاں پہ کمپنسیشن مل چکا ہے, جبکہ ملنا چاہیے تھا اس سے زیادہ. تو یہ اس مذاق کے بارے میں. ہاں, آپ کے ذریعے میں اپنے باقی فیملی ممبرس کا ان کے لیے یہی بات کہوں گا کہ میں معذرت خواہ ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو بھی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے. کسٹوڈین کے علاوہ باقی فیملیز جس کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے, جو یہ کسٹوڈین ہے, اس ایک کے علاوہ باقی سبھی فیملی ممبرز جو اس میں جن کو کھینچا گیا یا ناخواستہ طور جو کھینچے گئے اس میں. اب کیس ان کو بنانا تھا کہ بناتے کیسے, اب پتہ نہیں کہاں سے کون سی چیزیں اٹھا کے, اب دے آلسو گاٹ ڈریگڈ انٹو دس. اٹس اے فائٹ ود می. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. میں اپنی فیملی ممبرس کو یہ کہتا ہوں, یہ میرے ساتھ جو یہ لڑائی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس لڑائی کا نتیجہ ہے. امید ہے کہ آپ مجھے معاف کریں گے اس لیے کہ آپ کو تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے, مگر ساتھ میں یہ بھی امید ہے کہ آپ اس لڑائی میں انشاءاللہ دوسرے لوگوں کی طرح بھی, عام کشمیری کی طرح بھی میرے ساتھ ہوں گے. یہ اس اسکیم کے حوالے سے. دوسرا, یہ وقف بل پہ جو باتیں ہوئی وہ تو ہوئی آپ کے سامنے. پارٹی بھی ایک اپنی پیٹیشن جو ہے وہ درج کر رہے ہیں. یہ بھی کہتا چلوں کہ میں نے بھی اپنی پیٹیشن آلریڈی تیار کی ہوئی تھی ایز این انڈیویجول بھی along with پارٹی. ہوپفلی پھر وہ مرج ہو جائے گی ساری پیٹیشنز. وہ پیٹیشن ہم درج کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں. جہاں تک بھی ہو سکے ہم یہ لڑائی لڑیں گے. اور یہ صرف سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کی لڑائی نہیں ہے, اس میں لوگوں کو انوالو ہونا پڑے گا طریقے سے, پیسفلی, ڈیموکریٹکلی. ہمیں اپنے حق کے لیے لڑنا پڑے گا. اب یہ ہمارے دین پہ بات آ چکی ہے, ہمارے مذہبی رائٹ جو ہے وہ ہم سے چھینے گئے, شروعات ہو گئی ہے. تو ہمیں اپنے حقوق کے لیے, اپنے ریلیجس رائٹ کے لیے اٹھنا پڑے گا. امید ہے کہ لوگ اس کی حساسیت کو سمجھیں گے اور اس لڑائی میں سیریس ہوں گے. اپنے حقوق, ڈیموکریٹک جو ہے وہ فائٹ جو شروع ہوگی اس ریاست سے بھی اسی طرح جس طرح سے باقی ریاستوں سے بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں, اپنی اوپینین بنا رہے ہیں اور سٹرگل کر رہے ہیں اس بل کے خلاف, وقف بل کے خلاف. اس کے بعد اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو میں وہ سوال لے سکتا ہوں. خواجہ صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کیوں یہ جو پرانا اس طرح کا کیس ہے جو آپ بتا رہے ہیں بے بنیاد ہے, کیوں اس طرح کی چیزیں باہر لائی جا رہی ہے؟ سرکار کے دوارا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ میں نے کہا کہ 20 سال پہلے ایز پر دا چارج شیٹ مجھے تو اس سے پہلے ایک نوٹس بھی نہیں آئی ہے, ایک فون بھی نہیں آیا پولیس اسٹیشن سے. آج تک مجھے اس بارے میں کچھ نہ پتا تھا نہ انڈیکیشن تھی. 20 سال تک اگر یہ کیس چلا آ رہا ہے تو ابھی تک تو اس پہ کوئی کارروائی ہوئی ہونی چاہیے تھی, لوگوں سے ہمیں نوٹس ملی ہونی چاہیے تھی, ہم سے سوال پوچھا گیا ہونا چاہیے تھا. 20 سال کے بعد ایز یو نو کہ یہ سارا ماحول جو ہے انٹیمیڈیشن کا, کہ لوگوں کو ڈرایا جائے, کچھ ایسی حرکتیں کی جائے کہ ان کو کیسز میں پھنسایا جائے, NIA کے ذریعے, ED کے ذریعے, اس طرح کے ACB کے ذریعے, اس طرح کے کیسز کے ذریعے ان کو خاموش کیا جائے. شاید میں کچھ ایسی باتیں کرتا ہوں جو ارباب اقتدار کو, جو پاور میں ہے اس وقت, ان کو پسند نہیں آتی ہے, جو ان کو چبھتی ہے, اور جس سے شاید حقیقت کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, حق کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. وہ چاہتے ہیں ان باتوں کو دبائے, تو اسی چیز کے لیے شاید وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے دوسروں کو ایسے کیسز سے دبایا جا سکتا ہے, اس شخص کو بھی دبایا جا سکتا ہے. مگر یہ ان کی غلط فہمی ہے. اس سے تو مجھے اور زیادہ مزہ آئے گا یہ لڑائی لڑنے میں. اگر صاحب نیشنل کانفرنس کے آپ قداور نیتا ہیں, یا کہا جا سکتا ہے کہ اسمبلی ودھان سبھا چناؤ جو ہوئے تھے تو لوگوں نے کچھ کہہ کر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آغا روح اللہ کو ووٹ دیے. کیا نیشنل کانفرنس نے ان کی طرف سے نہیں آئی؟ مجھے نہیں پتا, ان کو دینی بھی نہیں تھی جب تک کہ وہ مجھ سے بات نہ کرتے. مجھ سے بات کرتے تو شاید پھر ان کو اس کے بارے میں پتہ چلتا اور وہ کلیریفیکیشن دیتے. میرے ساتھ ابھی تک کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے. مجھ سے ابھی چناؤ بڑگام سیٹ پہ ہونے والے
क्या कोई आपको लगता है कि कोई चेहरा है जो आपकी पार्टी या बडगाम, हाँ, बडगाम असेंबली मैं रिप्रेजेंट करता था 18 साल तक की। उसके बाद हालात जो बने जिसके नतीजे में मुझे ऐसे पार्लियामेंट जाना पड़ा, और मैं एज आई सेड कि मैं इस असेंबली में, डिग्रेडेड असेंबली में खुद इंटरेस्टेड नहीं था। मैं इसको लेजिटिमाइज नहीं कराना चाहता था। मेरा ये फैसला ही था कि मैं इस असेंबली में शामिल नहीं होऊंगा। और जो भी फिर हालात बने, मुझे कहा गया कि आप पार्लियामेंट चले जाए। मैं पार्लियामेंट गया। उसके बाद जब इलेक्शंस हुए, यहाँ पे ये फैसला हुआ कि पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट यहाँ से इलेक्शन लड़ेगा, और लोगों ने सर आंखों पे बिठाया उस फैसले को, वोट दिए। जहाँ जैसे आपने कहा कि दूसरी जगहों पे भी मेरी गुजारिश का एहतराम रखा गया, उसी तरह से लोगों ने यहाँ पे मेरी बात का, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने एहतराम रखा मेरी गुजारिश का। तो बहुत ही अच्छे मार्जिन से, बहुत ही ज़्यादा वोट से उन्होंने यहाँ से कामयाबी हासिल की। तब लोगों ने ये नहीं देखा कि बाहर से है या लोकल है या जो भी है, हर किसी का हक है कि कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता है, और लोगों ने भी वेलकम किया। और उसके बाद ये सीट खाली की गई। अब लोग, जहाँ तक मेरी इंटरेक्शन है लोगों के साथ, लोग चाहते हैं कि ठीक है, तब वो फैसला किया गया, हमने उसका भी इस्तेकबाल किया। अब हमारा भी शौक है कि अब अगर उन्होंने ये सीट छोड़ी तो बडगाम से कोई, बडगाम का ही शख्स जो है रिप्रेजेंट करे। और मैं उनकी उस डिमांड को सही समझता हूँ, उनकी उस एस्पिरेशन को सही समझता हूँ। इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा, बडगाम के लोगों को हक है कि उनका कोई शख्स उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी इस इलाके से, इस बडगाम से ही कोई बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करे। अगर साहब जिस तरह से हालात बन रहे हैं अभी, क्या आपको लगता है आने वाला जो चुनाव होगा, जिस तरह से अभी लोगों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के तय नाराजगी है, क्या आपको लगता है आने वाले असेंबली इंतखाबात जो यहाँ पर बाई इलेक्शन होने वाले हैं, उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान हो सकता है? देखिए, मैं इलेक्शंस की बात नहीं करूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को, हम सभी को, ओवरऑल इलेक्शंस की बात नहीं है। वी शुड नॉट बी इलेक्शन सेंट्रिक कि इलेक्शन के हवाले से देखे किससे फ़ायदा हो, किससे नुकसान हो। हमारी कमिटमेंट है जम्मू कश्मीर के लोगों के तय, उनके साथ एक कमिटमेंट है। इलेक्शंस हो या ना हो, हमें उन कमिटमेंट्स पे पूरा उतरना चाहिए। सबसे बड़ी बात है जो सेंटिमेंटल वैल्यू है पिछले वोट का जो लोगों ने दिया, उस सेंटिमेंट की कदर की जाए, उस सेंटिमेंट की रिप्रेजेंटेशन की जाए, उस मैंडेट का उसी तरह से रिप्रेजेंट किया, उस मैंडेट को वही लैंग्वेज दी जाए जो लोगों ने चाहा पिछले इलेक्शन में, जिस वोट के जरिए एक्सप्रेस किया, वही एक्सप्रेशन हो। तो ओवरऑल जो है, इलेक्शंस हो या ना हो, हम सभी को चाहिए कि लोगों के साथ जो हमारे कमिटमेंट्स हैं, जो ट्रस्ट दिखाया पिछले इलेक्शन में, उस ट्रस्ट का जो है एहतराम करे और उसी तरह से काम करे जैसे लोग चाहते हैं। अगर साहब दो डेवलपमेंट्स हुई। एक तो असेंबली के अंदर जो स्पीकर ने वक्त बिल पर जो है डिस्कशन अलाउ नहीं किया, और उसके बाद आपकी तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि पार्लियामेंट के अंदर जो लीडर ऑफ फ्लोर लीडर है आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस में, मियां अल्ताफ, उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया, ना इंट्रोडक्शन के वक्त या ना पैसेज के वक्त। तो ये दोनों डेवलपमेंट्स हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? और आपका जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इस वक्त जो रिलेशंस है, जैसे आपने अभी कहा कि इस तरह का जो कल चार्जशीट फाइल हुई, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपसे बात नहीं की, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, फ्लोर पे वो फ्लोर लीडर है, उन्होंने उस दिन फैसला लिया कि वो अपना नाम देंगे और वो खुद बात करेंगे। उन्होंने फैसला लिया। उसके बाद स्पीकर टाइम दे सकता था, 2 ही मिनट क्यों ना देता, दे सकता था, नहीं दिया। तो मैं ये कहूँगा स्पीकर ने टाइम नहीं दिया। हाँ, उसकी वजह ये बनी कि फ्लोर लीडर ने डिसीजन लिया कि वो खुद ये जो उस पर बात करे। रेजोल्यूशन के हवाले से मैंने कुछ दोस्तों से जम्मू में भी बात की कि रेजोल्यूशन आना चाहिए था, क्यों नहीं आया मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। इस पर डिस्कशन क्यों नहीं हुआ, इस पर वोटिंग क्यों नहीं हुई। सब जुडिस अगर होता भी, फिर भी रेजोल्यूशन लाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि रेजोल्यूशन ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। ये एक पॉलिटिकल ओपिनियन है असेंबली की, उसके जरिए आप सिर्फ ओपिनियन बताते हैं। रेजोल्यूशन के जरिए आप लॉ मेकिंग नहीं करते, आप कानून नहीं बनाते। तो एक सिंबॉलिक एक ओपिनियन वो एक्सप्रेशन होता है, जो कहीं से भी मीडिया हाउसेस, मीडिया चैनल्स पे भी बैठ के लोग अभी भी देते हैं। अगर सब जुडिस मसला होता है या नहीं होता है, देते हैं। सड़क पे भी लोग ओपिनियन देते हैं। तो इस रियासत के लोगों की ओपिनियन क्या है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि जो असेंबली उस रियासत के लोगों को रिप्रेजेंट करती है, वो असेंबली उस ओपिनियन को इंस्टीट्यूशनली जाहिर करे। जबकि मुल्क के हर जगह से मुस्लिम्स भी और दूसरे सेक्युलर लोग जो है, जो आइन में यकीन रखते हैं, गैर मुस्लिम भी इसके खिलाफ बोल रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। उतना ही ज़्यादा अहम था, या उससे भी ज़्यादा अहम था कि जम्मू कश्मीर की असेंबली
रेजोल्यूशन के ज़रिए उसको एक्सप्रेस करे. मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि उस रेजोल्यूशन को वहाँ पे एडमिट क्यों नहीं किया गया और उस पर वोटिंग क्यों नहीं हुई, डिस्कशन क्यों नहीं हुई. जम्मू कश्मीर में जिस तरीके के हालात बने, चाहे वक्त तरमीमी बिल को लेकर सामने हो या फिर मुख्तलिफ ऐसी चीज़ों को लेकर, तो मौजूदा सरकार को क्या कुछ कदम उठाना चाहिए अपने हक के लिए, जिस तरीके से ड्यूअल पावर सरकार भी चल रही है? अब मेरी नज़र में इंतज़ार बहुत हो गया कि हमें लगता था कि हम 2 महीने तक इंतज़ार करेंगे और स्टेट उड़ाएगा. फिर लगा इन्हें कि मैं कहूँगा कि हमें बजट सेशन तक इंतज़ार करेंगे, शायद बजट सेशन में बिल आ रही है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में और उसी में शायद स्टेट हुड को रेस्टोर करेंगे. मैंने बारहा यही कहा था कि इंडिकेट किया था कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है. आप बजाय इसके कि उन पे भरोसा करें, उनकी बातों पे भरोसा करें, बेहतर ये होगा कि हमें लोगों ने जो काम दिया है हम वही काम करें. उनके इंतज़ार में बैठ के आप लोगों से दूर हो रहे हैं. तो मेरी यही बात है कि वी शुड हैव ऑल वेंट. हमें जाना चाहिए था, इस गवर्नमेंट को, हम सबको इनके साथ मिलके जाना चाहिए था. हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना चाहिए था. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जाने से कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ. सुप्रीम कोर्ट बैठेगी आपकी केस पे 2 साल तक, फिर वो उस पर हियरिंग नहीं करेगी, फिर आप क्या कर सकते हैं. ठीक है, वो एक प्रॉब्लम है सुप्रीम कोर्ट जाने में, और आप साथ साथ पॉलिटिकली भी मोबिलाइज कर सकते थे. यहाँ पे भी लोगों को मोबिलाइज कर सकते थे पीसफुली. और हमारे 50 MLAs कम से कम ऐसे हैं जो इस कॉज में आपके साथ है. उनको लेके आप प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के बाहर भी बैठ सकते हैं, आप होम मिनिस्टर्स ऑफिस के पास बाहर भी बैठ सकते हैं, हम दिल्ली के पार्लियामेंट के बाहर भी बैठ सकते हैं. पार्लियामेंट मेंबर्स उठा के, आप सोशल एक्टिविस्ट उठा के, लॉयर्स उठा के, आप एक अपनी बात को रियासत से बाहर लेके आप एक मूवमेंट चला तो सकते हैं. रिजेंटमेंट इज द वर्ड, रिजेंटमेंट इज द वर्ड, रेजिस्टेंस इज द वर्ड. हमें वो रेजिस्टेंस चलानी है इस हुकूमत को, जिस रेजिस्टेंस के लिए हमें वोट दिया गया है, और वो मिसिंग है. इसीलिए कि कहा जाता है कि 2 महीने में आने वाला है, 3 महीने में आने वाला है. आने वाला तो है नहीं, मगर हम लोगों के सेंटिमेंट से दूर हो रहे हैं.